आज की जो हमारे इंटेशंस में जो हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं अंशुल और मुस्कान, और वो अगेन बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आए हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। नो डाउट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं जर्नली वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, हमारे पूरे ओवरऑल जो हम डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे रिगार्डिंग है, और या हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली तो वो हैं ही, डेली रूटीन के हैं। बट जनरली ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंशुल और मुस्कान के पास। नाउ बेटा अंशुल एंड मुस्कान, यू कैन प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन। Hello everyone, myself Muskan. Myself Anshul. Today we are presenting our topic, that is bioinorganic chemistry. So let's see what are the topics we will study in our PPT. First of all, we see the index about what we are studying in our whole presentation. So first of all, we see the basic introduction of bioinorganic chemistry. Then we will see the role of metal ions present in biological system with special reference of sodium, potassium and magnesium ions. Then we see the working and mechanism of sodium potassium pump. Then we see the role of magnesium in energy production and chlorophyll. And then at last we see the blood clotting and the structure of bones. So first of all, we see the brief introduction of bioinorganic chemistry. Bioinorganic chemistry is a still growing interdisciplinary course which focus on the role of metal ions in living system. अब इसका हम मतलब देखते हैं कि बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। ये जो फील्ड है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब एक से ज्यादा फील्ड में इसका रोल है। Like bioinorganic chemistry is a multidisciplinary field which draw on expertise in biochemistry, crystallography, genetics, medicine, and microbiology, etc. Next, we will study about elements. Elements are characterized into four types: essential, trace, non-essential, and toxic. Essential elements. Essential elements वो elements होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए important होते हैं, जो हमारे सिस्टम में कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करते हैं। जैसे कि इनमें आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट विल जैसे हम अब आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, लेकिन इनका रोल असेंशियल से कम होता है हमारी बॉडी में, और ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं असेंशियल एलिमेंट से, जिनमें आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका काम दूसरे एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, उन्हें हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। मतलब अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं भी होते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कोई हार्म नहीं होता है, जिनमें एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा आते हैं। अब आते हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो यदि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो तो हमारी बॉडी को ये डैमेज करेंगे, हार्म करेंगे, जैसे कैडमियम, लेड और मरकरी। ये था इनका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखियो, essential elements are absolutely essential, necessary for life process. Trace elements are also necessary for life process, but they are in less amount than essential elements. Non-essential elements are not essential. If they are absent, other elements may serve the same function. Next, toxic elements disturb the natural function of the biological system. Next, we will see the role of metal ions present in biological system with special
preference of Na positive, K positive, and Mg2 positive ions. So the concentration of metal ions in human body system is controlled within very fine limits. This control is generally exercised by certain biological complexing agents. मतलब इसमें जनरली हम मेटल आयंस का क्या रोल होता है वो स्टडी करेंगे. इसका मतलब जो कंसंट्रेशन होती है मेटल आयंस की हमारी बॉडी में उसकी एक लिमिट होती है, मतलब वेरी फाइन विद इन लिमिट्स होता है ये. तो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं यानी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं उनका एक्सेस या उनकी लिमिट ज्यादा या कम हो इस चीज की स्टडी करते हैं. So the deficiency or excess of metal ion cause disorder which leads to various diseases. जैसे हमारी बॉडी में किसी भी मेटल आयन की एक्सेस हो जाए या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कई तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारी बॉडी में, काफी डिजीजेस हो सकते हैं. अब हम इसका वेट देखते हैं. लाइक Na पॉजिटिव 105.0 ग्राम, K पॉजिटिव का 140.0 ग्राम, Mg2 पॉजिटिव का दैट इज 35 ग्राम. तो ये इनके कुछ वेट मेजर करके लिखे हुए हैं. देन ह्यूमन बॉडी ओनली हैज 2% मेटल इन देयर system as compared to their total body weight, but a still change in the preparation leads to serious damage. हमारी बॉडी में आसपास 11 to 20 ग्राम के आसपास एलिमेंट्स ही रहते हैं और अगर इनका मतलब एक्सेस या फिर कुछ भी इनके डेफिशिएंसी या एक्सेस में कुछ प्रॉब्लम होती है मेटल आयन की जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमें काफी सीरियस हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है. अब हम सोडियम आयन के बारे में पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट पॉइंट जैसे मेजर पार्ट 65% ऑफ सोडियम एग्जिस्ट इन ह्यूमन एज एक्स्ट्रा सेल्युलर कटायन एंड 24% फाउंड इन बोन्स. मतलब कि सोडियम का 65% पार्ट एक्स्ट्रा सेल्युलर कटायन में होता है और बाकी 25% बोन में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. जो सोडियम होता है वो सेल मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस ऑफ सोडियम लीड्स टू ब्लड प्रेशर कोज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर डिजीज. जिनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनकी बॉडी में सोडियम का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें ये डिजीज होती है. नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम हैज हाईएस्ट मोबिलिटी in biological media and provide a quick response to biological action. बायोलॉजिकल एक्शन जब हमारी बॉडी में होते हैं तो सोडियम और पोटासियम या अल्कली मेटल्स इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी बायोलॉजिकल एक्शंस पे रिस्पॉन्स करते हैं. ये इनका सोडियम आयन का एक वर्क है. नेक्स्ट हम पोटासियम के बारे में पढ़ेंगे. जो पोटासियम हो 90% of potassium in human beings found as both cellular and exchangeable. जो पोटासियम होता है उसका जो मेन रोल होता है वो हम सोडियम पोटासियम पंप में डिस्कस करेंगे. इस अब सोडियम पोटासियम अब पोटासियम है जो ये इसका ये 90% पार्ट दो भागों में होता है जैसे इंटरसेल्युलर और एक्सचेंजेबल. एक्सचेंजेबल का मीनिंग है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है मतलब कि जो थिक मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके एक सेल से दूसरे सेल में मतलब इनसाइड से आउटसाइड मूव करता है. इससे इसकी मोबिलिटी भी ज्यादा इंक्रीज होती है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये सोडियम पोटासियम की हाईएस्ट मोबिलिटी होती है. अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन सिग्नल. न्यूरोलॉजिकल सिग्नल वो होते हैं जो जैसे कि जितनी भी चीजें हमारे माइंड में होती है जो भी हम नर्व से रिलेटेड जो भी सिग्नल होते हैं जो हमारा ब्रेन कैरी करता है या हमारे नर्व सेल में आगे सप्लाई करता है जैसे उसमें पोटासियम बहुत हेल्प करता है क्योंकि जैसे ब्रेन हमारी बॉडी में कोई भी कमांड करता है तो उसमें पोटासियम बहुत हेल्पफुल रहता है. अब नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोकैलेमिया में रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटासियम.
हाइपोकैलेमिया एक तरह की बीमारी होती है। यदि हमारी बॉडी में पोटासियम की कमी हो जाए, तो जैसे पोटासियम की कमी मतलब कि जैसे पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में डिजीनेस हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में पोटासियम की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया डिजीज हमारे अंदर हो जाती है। नाउ हम अब मैग्नीशियम का देखेंगे। So the chlorophyll pigment in plants is a complex of Mg with porphyrin. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में और पोरफरीन में बेसिकली वर्क क्या करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना उसमें वर्क करते हैं। सो ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी आर कैटलाइज्ड बाय एटीपी। उसका फुल फॉर्म जैसे कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में या एनिमल्स की किसी में भी, जिस तरीके से भी वो वर्क करते हैं उनको हम लोग इसी में काउंट करते हैं, जो भी कैटलिस्ट के थ्रू रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, लाइक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। Now we will discuss about the sodium potassium pump. जैसे हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने दो फ्लूइड्स आती हैं, एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब है कि जो सेल होती है एक मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है, उसके इनसाइड एक फ्लूइड होता है और उसके आउटसाइड एक फ्लूइड होता है। इनसाइड जो उसके फ्लूइड होता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं हम, और जो सेल के आउटसाइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ Na आयंस होता है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ K पॉजिटिव आयंस होता है। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है हम उसको देखते हैं। To maintain the cell potential across the cell membrane, cell must keep a low concentration of Na positive ions and high level of K positive ions within the cell. ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए है। सो द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए उसमें आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ sodium ions, means there are high concentration of Na positive ions and low concentration of K positive ions. So diffusion occurs through an ion channels in the plasma membrane. In order to keep the appropriate concentration, the sodium potassium pumps Na positive ions out and K positive ions in through active transport. जिस तरीके से हमने अभी देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल होता है और इसमें हाई कंसंट्रेशन Na की होती है और लो कंसंट्रेशन K पॉजिटिव की होती है, यही कंसंट्रेशन में जो चेंज है ना उनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट करता है। चार्जेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से एक पोटेंशियल इनके बीच में जनरेट होता है। तो जो कंसंट्रेशन चेंज है इनसाइड और आउटसाइड द सेल वो मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप में उसका कॉन्स्टेंटली Na पॉजिटिव आयन को पंप करना पड़ेगा आउटसाइड और K पॉजिटिव आयन को पंप करना पड़ेगा इनसाइड। So the ionic transport conducted by sodium pump creates both an electric and chemical gradient across the cell membrane. ये जो कंसंट्रेशन जनरेट होता है इनसाइड आउटसाइड द सेल, ये इलेक्ट्रिक केमिकल ग्रेडियंट जनरेट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एंजाइम Na positive to K positive and ATPase is the major component of Na positive K positive pump। मतलब जो ATPase है ये मेजर कंपोनेंट है सोडियम पोटेशियम पंप का, और जो कि इसेंशियल इन क्रिएटिंग द जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसके लिए भी ये एक इसेंशियल पॉइंट है। लाइक ionophores, ion bearers, for example Na positive and K positive। तो ATPase एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेकडाउन जो हम होता है इसका, और साथ में ही एनर्जी जनरेट होती है हीट के फॉर्म में।
यही जो जनरेटेड एनर्जी होती है उसे सोडियम यूटिलाइज करता है, और सोडियम इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल से आउटसाइड जाता है और पोटेशियम सेल के इनसाइड आता है। लाइक आइनोफोर्स सोडियम और पोटेशियम को ही कहते हैं हम। आइनोफोर्स का मतलब होता है आयन बेरियर्स, मतलब जो आयन बेरियर्स होते हैं उनको ही हम आइनोफोर्स कहते हैं। अब हम सोडियम पोटेशियम पंप को डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे कि फिगर ए में जो इनसाइड द सेल है उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं, और जो आउटसाइड द सेल है उसे एक्स्ट्रासेलुलर कहते हैं। जो इंट्रासेलुलर पार्ट है उसमें जो ये सोडियम वाला पार्ट है अंदर की तरफ ओपन है और बाहर की तरफ क्लोज्ड है। सो हुआ कि फिगर में जो फॉस्फेट ग्रुप है नीचे की कैविटी में आकर फिट हो जाएगा, जैसे कि फिगर वी में दिखाया गया है जो फिट है। ये यहाँ आकर फॉस्फोरिलेशन नाम की एक प्रोसेस करेगा। जो फॉस्फोरस क्या करेगा कि इसमें कन्फर्मेशन को चेंज कर देगा, जैसे कि कन्फर्मेशन चेंज होगी फिगर सी में हमें दिख रही है। कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद ये कैविटी बाहर की तरफ ओपन हो जाएगी और इसमें से सोडियम आयन एस्केप हो जाएगा, और साथ ही एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और वहां से एक एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी पोटासियम को राइट साइड वाली कैविटी में आने के लिए इनवाइट करेगी, जैसे कि फिगर डी में दिखाया गया है। क्योंकि ये पोटासियम आयन है और ये जो कैविटी है ये दोनों ओवरलैप करेंगी, क्योंकि इनकी शेप आपस में अपोजिट है। ये पोटासियम आएगा और यहाँ पे आके फिट हो जाएगा, जैसे कि फिगर ई में दिखाया गया है। उसके बाद क्या होगा कि डिफॉस्फोरिलेशन होगा। डिफॉस्फोरिलेशन होता क्या है एक्चुअली में, इज ए प्रोसेस जिसमें फॉस्फोरस जो पहले कैविटी में फिट है वो वापस इस कैविटी को छोड़ देगा, और जैसे ही ये फॉस्फोरस इस कैविटी को छोड़ेगा यहाँ जो कन्फर्मेशन जो अपोजिट हुई थी वो फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे फिगर ई में दिखाया गया है। और फिगर ई में देखिए जो ओपन ऊपर की तरफ थी वापस से इंटरसेलुलर पार्ट में हो जाएगी, जैसे कि फिगर एफ में है। जैसे ही ये ओपनिंग इंटरसेलुलर पार्ट में होगी यहाँ से जो फॉस्फोरस ग्रुप थे ऐसे ही रिमूव होगा, और ये पोटासियम भी यहाँ से निकल जाएगा। और जैसे ही ये पोटासियम आयन निकलेगा इंटरसेलुलर पार्ट में, जो Na पॉजिटिव आयन था वो फिर से यहाँ आकर जुड़ जाएगा, और ये पूरा प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट होने लगेगा। सो ये था सोडियम पोटासियम पंप का डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, the sodium potassium pump bound with ATP phase bind intercellular Na positive ion। सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम आयन और ये जो पोटासियम आयन होते हैं पंप होते हैं ये बेसिकली बाइंड रहते हैं एटीपी से। एक इंट्रासेलुलर पार्ट में हमारा सोडियम आयन बाइंड रहता है और एक्स्ट्रासेलुलर में हमारे पोटासियम आयन बाइंड रहते हैं। देन फॉस्फोरिलेशन ऑफ ASP residue occurs which provide the conformational change and weakens the binding of sodium ion। तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉस्फोरिलेशन बेसिकली होता है, वो इस कैविटी में आके जुड़ जाता है और उससे कन्फर्मेशन में चेंज करता है। एटीपी के कन्फर्मेशन में जैसे ही वो चेंज करता है तो जो हमारी कैविटी थी वो अंदर की तरफ ओपन हो जाएगी, जो पहले अंदर की तरफ ओपन थी वो बाहर की तरफ अब ओपन हो जाएगी, और वो जैसे ही बाहर की तरफ ओपन होगी जितने भी Na पॉजिटिव आयन थे और बाहर चले जाते हैं, एंड दे गेट अ कन्फर्मेशन चेंज in the pump expose the sodium ion to outside where they are released. After the ATP is hydrolyzed during this process with the release of ADP and change in conformation again occur that the help of bind to extracellular पोटासियम आयन। उसके बाद क्या होता है कि एटीपी हाइड्रोलाइज होती है
जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज होती है वो एडीपी रिलीज करेगी और साथ ही में कन्फर्मेशन में चेंज होता है अगेन। और उसके बाहर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटासियम आयन थे वो यहाँ आके एटीपी में बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट, पोटासियम बाइंडिंग लीड्स टू डीफॉस्फोरिलेशन एंड रिटर्न टू ओरिजिनल कन्फर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारा पोटासियम है उसका डीफॉस्फोरिलेशन होगा। जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन होगा फॉस्फोरस अपनी पोजीशन छोड़ देगा और जैसे ही फॉस्फोरस अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो कन्फर्मेशन में चेंज होगा, जो वापसी ओरिजिन हो जाएगा। मतलब कि जो ओपनिंग थी वो वापस इंटरसेलुलर में हो जाएगी। बस इसका मैकेनिज्म इसी तरह वर्क करता है और ये प्रोसेस ऐसे ही बार बार रिपीट होती जाएगी जिससे सोडियम पोटेशियम पंप अपना वर्क करता रहेगा। Now we will see the role of Mg2 positive ions in energy production and chlorophyll. Magnesium has a number of key functions in plants. मेटाबॉलिक प्रोसेस जितने भी प्लांट्स में होते हैं उनमें मैग्नीशियम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Like particular metabolic process and reactions that are influenced by Mg, which include photosphorylation such as ATP formation जो in chloroplasts, photosynthesis, CO2 fixation, protein synthesis, chlorophyll formation, phloem loading, etc. Consequently, many critical physiological and biochemical processes in plants are adversely affected by Mg deficiency, leading to impairment in growth and yield. Now we will see what does all it mean. तो फोटोफोरिलेशन पिछली स्लाइड में हमने अच्छे से जैसे एक्सप्लेन किया था. देन हम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में उसमें CO2 फिक्सेशन होती है, उसमें भी मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, वही एनर्जी या फिर वही फूड जो सनलाइट से प्लांट जनरेट करते हैं, उसी को प्रोटीन सिंथेसिस में मैग्नीशियम का वाइटल रोल होता है. ठीक है. और जैसे कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेंट्रल एटम ही मैग्नीशियम होता है. वो इसलिए ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और फोलम लाउडिंग, एज वी नो, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना प्लांट में, वो फोलम के जरिए होता है, इसलिए फोलम लोडिंग में भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद आता है मैग्नीशियम की अगर बॉडी में प्लांट्स में डेफिशिएंसी हो जाए तो consequently many critical physiological and biochemical processes in plants are adversely affected by Mg deficiency, leading to impairment in growth and yield. अब हम इस डायग्राम में देखेंगे जैसे डेफिशिएंसी ऑफ Mg2 पॉजिटिव. अब एक आपको दोनों कलर में चेंज दिख रहा होगा लीव्स के, एक का कलर थोड़ा ग्रीनिश साइड है और एक का कलर थोड़ा येलोइश साइड पे है. So many enzymes in plants cell require magnesium in order to perform properly. However, the most important role of magnesium is the central atom in the chlorophyll structure, जो इसको पूरे प्रॉपर पिगमेंटेशन देता है किसी कलर के लीफ को. तो आप फिगर में देखें जैसे एक लीफ मैग्नीशियम लो अमाउंट का दिखा रहा है और एक एडिक्वेट अमाउंट में है Mg की, तो किसी भी लीफ को देखकर हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है. क्वांटिटी एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि कुछ लो है मतलब, या उसमें ज्यादा अमाउंट में Mg प्रेजेंट है. अब कोई लीफ जैसे लो Mg वाला है, वो पेल येलो कलर का है, इसका मतलब है इसमें क्लोरोफिल का अमाउंट कम है. तो उसमें इनडायरेक्टली वे में हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की क्वांटिटी फर्स्ट लीफ में कम है. अब जिस तरह लीफ जो होता है प्लांट का वो ड्राई होने लगती है, तो उसमें बताते हैं कि Mg भी उसके साथ साथ उसका कम होता है. अब सेकंड लीफ अभी इसमें डार्क है, बिल्कुल ग्रीन कलर, प्रॉपर क्लोरोफिल का अमाउंट दिखा रहा है, मतलब इसमें मैग्नीशियम भी अच्छी क्वांटिटी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है.
सो ऐसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसमें कितने लीफ में अमाउंट में क्वांटिटी है मैग्नीशियम की। नॉट ओनली मतलब कलर से नहीं, लीफ में मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसकी रुक जाएगी और फिर वो खुद का फूड भी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो प्लांट ड्राई हो जाते हैं उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है मैग्नीशियम की, और वो प्लांट्स कैन इवन किल दैट प्लांट इन लेटर स्टेजेस, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा, तो वो प्लांट ग्रो कैसे करेगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का, वो सेंट्रल मेटल एटम है क्लोरोफिल का, जो उसका कलर भी रिप्रेजेंट करता है। Now, photosynthesis and chlorophyll. Chlorophyll is a green substance that traps the light coming from sun, which is used to combine CO2 and water into sugar in the process of photosynthesis. ये जो जैसे प्लांट अपना फूड बनाता है CO2 से, वाटर से इनटू शुगर में जनरेट करता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल इज अ वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, which help plants get energy from light. Chlorophylls are complexes of Mg2 positive with porphyrin ring in which one of the pyrrole rings has been reduced. क्लोरोफिल जैसे मैंने बताया कि बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, जो अपना वो फूड प्रोडक्शन करते हैं सनलाइट से, उसके बाद उसमें एनर्जी लेते हैं और CO2 और वाटर कंबाइन करता है जो शुगर बनाता है। दिस शुगर इज द फूड ऑफ द प्लांट्स, है ना, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे प्लांट्स भी तो खाना खाते हैं ना, तो जो वो शुगर कन्वर्ट होता है दैट इज द फूड ऑफ द प्लांट्स, that is further transferred to the body of the plants through phloem. तो जो क्लोरोफिल है वाइटल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट वी विल सी द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। सो अब हमको ये आपके सामने डायग्रामेटिक तो दिख ही रहा होगा आपको सबको कि इसके बीच में देखो ध्यान से कि यहाँ पे ना सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है। अभी मैंने बताया था ना कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसका सेंट्रल एटम ही मैग्नीशियम है। So a porphyrin ring with one double bond reduced is called a chlorine. Therefore, chlorophylls are the complexes of Mg2 positive ion with substituted chlorine. इसके बाद क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लोरीन रिंग और जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, इससे मिलकर बनती है। इसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है और उसके साथ में इसमें जो आर आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर आर और एक नीचे आर, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है इसमें जो आर है नीचे वाला उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, और CH3 के सब्स्टिट्यूशन से जो होगा उसको क्लोरोफिल ए बोलेंगे, और जो CHO का सब्स्टिट्यूशन शो हो रहा है उसको क्लोरोफिल बी बोलेंगे। ओके, सो द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स डिवाइड हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। In green plants, there are two type of chlorophyll, as I said, A and B. Chlorophyll and chloroplasts of plant leaf absorb light in the red region O, the visible spectrum. 680 to 780 नैनोमीटर इनका वेवलेंथ होता है। जो मेटल आयन है मैग्नीशियम और इसके अलावा पोर्फिरिन रिंग की जो जगह रिंग होती है बाद में इसमें आते हैं कि इनकी जो रेंज होती है लाइट अब्सॉर्ब जिससे करते हैं वो एक विजिबल स्पेक्ट्रा में होती है, लाइक 680 टू 700 नैनोमीटर की रेंज में लाइट को ये अब्सॉर्ब करते हैं। Now we will study about role of calcium ion in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जब हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वहाँ ब्लड को कोगुलेट करने लगती है और बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना निकले उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोथोर्बिन,
activator, the formation of prothrombin activator is initiated by the tissue thromboplastin, which is formed from the injured tissues. प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। पहले जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एज हॉनर्स prothrombin get the signal from the receptors. It initiates the process of conversion of prothrombin into activate forms. Next will conversion of prothrombin into thrombin. Blood clot is all about thrombin formation. Once thrombin is formed, definitely it leads to clot formation. Prothrombin activator that is formed in intrinsic pathways convert prothrombin into thrombin in the presence of calcium. इसके बाद होता है क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं एज होनर्स थ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड। जैसे कि हमारी बॉडी में थ्रोम्बिन फॉर्म्ड हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं। इसके बाद जैसे कि थ्रोम्बिन बन जाते हैं और जो थ्रोम्बिन होते हैं वे फिब्रिनोजन के कन्वर्जन की तरह चलते हैं। नेक्स्ट, conversion of fibrinogen into fibrin. First one, thrombin convert in inactivate fibrinogen. The activated fibrinogen is called fibrin monomers. Second one, fibrin monomers polymerize with other monomer molecule and form loosely arranged strands of fibrin. Third, later these loose strands are modified into tight fibrin thread. तो हम देखते हैं जैसे फर्स्ट में जो थ्रोम्बिन होते हैं वो इनिशिएट फिब्रिनोजिन फॉर्म करते हैं एंड दिस फिब्रिनोजिन फॉर्म्ड मोनोमर्स फिब्रिन्स। जो फिब्रिनोजिन होते हैं ये भी एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली जो बॉडी के अराउंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, कहीं कोई कट होता है तुरंत वहां पर व्हाइट कलर की प्लेट्स आके कलेक्ट होने लगती है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन फिब्रिन की वजह से होता है। अब सेकंड में जैसे अब फिब्रिन्स क्या करते हैं कि जब मोनोमर्स की फॉर्म में रहते हैं ये पोलिमराइज होने लगते हैं। सिंगल सिंगल मोनोमर्स कलेक्ट हो गए कलेक्टिव फॉर्म में एक पॉलीमर बनाते हैं और ये पॉलीमर पहले लूजली बाउंडेड होते हैं और धीरे धीरे जब फिब्रिन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो एक टाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी तरह से ये 3 स्टेप्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ेंगे। इन द फ्लो चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन्स थे वो कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन प्लास्टिन में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है। उसके बाद थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद फिब्रिन थ्रेड्स जो रहते हैं पहले इनिशियली लूजली बाउंडेड रहते हैं और धीरे धीरे फिब्रिन्स की जो सिंगल थ्रेड होती है पोलराइज होने लगती है और एक टाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। यही टाइट थ्रेड जो होती है वो क्लोट का फॉर्मेशन करती है और जो क्लोट हमारे ब्लड के अराउंड आ जाता है ब्लड का जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो कम हो जाता है। इसी क्लोट में जो 3 मेजर पार्ट्स प्ले करते हैं वे हमारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर हमारे बॉडी को क्लोट करते हैं। Now we see the structure of bones. Collagen is a protein that provides a soft framework, and calcium phosphate is a mineral that adds strength and hardens the framework. This combination of collagen and calcium makes bones strong and flexible enough to withstand stress. So bones हमारी collagen और calcium phosphate से बनी होती है।
सो कोलेजन हमारे बोन्स को एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, मतलब जैसे हम घर बनाते हैं जो पूरा फ्रेमवर्क पहले ढांचा होता है ना, तो ऐसे ही कोलेजन उसको एक फ्रेमवर्क देता है। और कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनते हैं, ताकि जो भी स्ट्रेस हमारी बॉडी पर आए उसको ये कोप अप कर सकें, उसको विथस्टैंड कर सकें। तो योर बॉडी कैन नॉट मेक कैल्शियम, हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बना सकती। देन फूड आइटम्स कैरी विच हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम लाइक मिल्क, चीज, आइसक्रीम, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच। तो इसके बाद हमारी बॉडी होती है जो कैल्शियम नहीं बनाती। जो कैल्शियम होता है वो बाहर की चीजों से हम कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं हमारी डाइट में, जो हम डाइट लेते हैं उसमें, लाइक मिल्क आइटम्स, चीजी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैल्शियम में काफी रिच होते हैं, उनमें एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें भी कैल्शियम अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम नीड होता है हमारी बोन्स को, उसको ये प्रॉपर अमाउंट में उसको हमारी बॉडी को जो चाहिए अच्छे से, उसको ये हमारी जो डाइट में लेते हैं उसको कंज्यूम कराता है। सो हमारी बोन्स उसी से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। ये आपके आगे स्ट्रक्चर्स है बोन एनाटॉमी का। So that's all about our presentation. Thanks for everyone for being such a patient listener. And thank you so much, Sandeep sir, for giving us this opportunity and building our confidence much higher. Having a great day ahead. थैंक यू वेरी मच बेटा मुस्कान एंड अंशुल, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की आपने और बड़े ही सरल और सहज शब्दों में आपने लगभग सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जो मेनली हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि बीइंग ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल सी लगती हैं, उसे थोड़ी अलग तरह की लगती हैं, तो कई बार उसका इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। बट आपने बड़े ही सुंदर, शानदार, सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाया। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस presentation beta. Thank you, sir. Thank you, sir.